वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एंसेंट हिस्ट्री बीए द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए खास करके यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। महासंग्राम रिवीजन क्लास 2023 के परीक्षाओं के लिए अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एंसेंट हिस्ट्री लिए थे तो आपको सेकंड सेमेस्टर में भी उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना था और सेकंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग जो पढ़ चुके हैं उसके आगे हम चर्चा करेंगे। एंसेंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है भारत का राजनीतिक इतिहास, ठीक है। और भारत के राजनीतिक इतिहास जो पढ़ना है आपको 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के इतिहास के बारे में पढ़ना है, भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। अच्छा, 647 ईस्वी में क्या होता है कि 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, तो यहाँ तक हमको पढ़ना है। इसके बाद में फिर हम तृतीय सेमेस्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं और उनके उत्तर को आप कैसे लिखेंगे। तो ये वीडियो जो है ये ऑब्जेक्टिव छात्रों के लिए और लिखित यानी आपकी परीक्षा बहुविकल्पीय फॉर्म में हो रही है, चाहे आपकी परीक्षा डिस्क्रिप्टिव यानी लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको बता दूं बहुत ही प्रश्नों को हमने समाहित किया, लगभग आप देखिएगा 120 से 30 प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है एंशिएंट हिस्ट्री के। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास में यही होता है कि क्वेश्चंस और आंसर्स की एक श्रृंखला होती है जो कि संपूर्ण सिलेबस को अपने आप में एक प्रकार से समाहित की हुई होती है, ठीक है। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब है कि एक ही वीडियो के माध्यम से, ठीक है, आप संपूर्ण सिलेबस के बारे में जान जाएं और परीक्षा के अंत समय में आप अपनी तैयारी को और अच्छी कर सकें। और एक बात बताऊंगा कि प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस इससे पहले वाली 2022 की जो क्लासेस हुई थी वो सारी अवेलेबल हैं। तो आप सभी लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है बीए करेकर यूट्यूब चैनल, तो बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे आप जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में मैंने सारे सब जितनी क्लासेस हो चुकी थी लाइव क्लासेस बिल्कुल फ्री में प्लेलिस्ट में मैंने सबको दे दिया है। तो वहाँ पर प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी, तो प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस देख लीजिएगा 2022 वाली, और यह वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। कहीं से और कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए हम चर्चा करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा आप सभी लोग। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्रश्न, यहाँ पर देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, पुरातत्व इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं। पुरातत्व संबंधी आपको मैं बता दूं, इतिहास जानने के मुख्य रूप से 3 स्रोत होते हैं। एक तो होता है साहित्यिक स्रोत, ठीक है। क्या होता है? एक होता है आपका साहित्यिक स्रोत और एक होता है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा? पुरातात्विक स्रोत। और एक होता है आपका विदेशी जो यात्री आए हैं उनके विवरण जो हमको प्राप्त होते हैं। तो ये 3 टाइप के स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से हमको किसी भी इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो खास करके जो इतिहास हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें खास करके जो पुरातत्व संबंधी जो जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि पुरातत्व इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से थे, बताएं। तो मैं आपको बता दूं, साहित्यिक स्रोतों में आपको बता दूं धार्मिक साहित्य एक होता है, ठीक है, एक लौकिक साहित्य कुछ लिखे जा रहे होते हैं। तो इस समय के इतिहास के बारे में धार्मिक साहित्य में खास करके जैसे ब्राह्मण साहित्य लिखे गए, ठीक है। ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेद लिखा गया, उपनिषद लिखा गया, आरण्यक लिखा गया, वेदांग लिखे गए, ये सब। बौद्ध साहित्य भी इसी प्रकार से है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत। जैन साहित्य भी इसी प्रकार से है, इससे भी जानकारी मिलती है इस समय के इतिहास के बारे में। और महाकाव्य एक प्रकार से काला जो महाकाव्य धार्मिक साहित्य में महाकाव्य भी लिखे गए। महाकाव्यों में जैसे कि रामायण और महाभारत की रचना हुई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और बात की जाए लौकिक साहित्य की, तो साहित्य ग्रंथों में लौकिक साहित्य का भी योगदान रहता है। क्योंकि लौकिक साहित्य में जैसे आपको पता होगा कौटिल्य की अर्थशास्त्र लिखी गई, हर्षचरित लिखी गई, ठीक है। तो हर्षचरित भी बड़ी फेमस रचना है, ओके, बाणभट्ट की है हर्षचरित रचना, ठीक है। इसके अलावा राजतरंगड़ी कल्हड़ की है। तो ये सारी रचनाएं जो है खास करके लौकिक साहित्य में जो कि हमको इतिहास के बारे में जानकारी देती हैं, खास करके 600 बीसी से लेकर के 647 एडी तक के इतिहास के बारे में और भी जानकारी देती है, लेकिन जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें, ठीक है। पुरातात्विक स्रोतों में बात किया है तो कुछ अभिलेख हमको मिलेंगे, कुछ मुद्राएं मिलती हैं, कुछ स्मारक मिलते हैं, कुछ चित्रकला मिलती है हमको, कुछ मिट्टी के बर्तन यानी मृदभांड जिसको बोलते हैं वो मिलते हैं। तो उससे ये पुरातात्विक स्रोत होते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण में जैसे कुछ यूनानी यात्री आए, यूनानी यात्रियों में जैसे नियार्कस आया था, मेगास्थनीज आया था, इंडिका पुस्तक लिखी मेगास्थनीज से। इसके अलावा चीनी यात्री आते हैं जैसे फाइयान होएनसांग आया।
तो फाहियान आया, होंसांग आया, ठीक है। इसके अलावा अरबी यात्री भी आए जैसे कि अल-बरूनी, सुलेमान, ठीक है। तो इन सभी के द्वारा कहीं ना कहीं पे जानकारी मिलती है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आपसे कई सारे प्रश्न बनते हैं और इसको मैंने पूरा आपको एक ब्यौरा समझा दिया, ठीक है। पहला प्रश्न, पुरातत्व इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन कौन कौन से हैं? तो पुरातत्व इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, इसमें 4 प्रकार के साधन आते हैं पुरातत्व में। पहला तो उत्कीर्ण लेख या अभिलेख, यानी जो लेख या अभिलेख होता है उसके माध्यम से हमको जानकारी जो मिलती है वो पुरातत्व इतिहास के बारे में होती है। दूसरा, सिक्के कुछ मिलते हैं, मुद्राएं जो प्राप्त होती है तो उसके राजा का और उसका समय सब नीचे लिखा रहता है सिक्कों पर, तो उससे जानकारी मिलती है। तीसरा, स्मारक, यानी जो उनके महल रहे हैं उनके ईंट पत्थर को हम एक प्रकार से कार्बन डेटिंग के माध्यम से उस समय के बारे में इतिहास का पता लगा लेते हैं कि भाई ये कितना पुराना ईंटा है। इसके अलावा मूर्तियाँ भी हमको कई सारी मिलती हैं, और इसके अलावा स्मारक मूर्तियाँ हो गई, और इसके अलावा प्राचीन स्थानों की खुदाई में तथा वीरान स्थानों के जो अन्वेषण, यानी अन्वेषण माने होता है खोज करना या शोध करना, तो उस खोज से प्राप्त सामग्री जो होती, इन सभी से पुरातत्व इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेखों से सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ, मौर्य काल, गुप्त काल, इन सभी के इतिहास के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे, आसानी से आपको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरा नंबर देखिएगा। प्रश्न है, भगवती सूत्र से क्या जानकारी प्राप्त होती है इतिहास के बारे में? तो भगवती सूत्र की बात की जाए तो भगवती सूत्र से हमको क्या जानकारी मिलती है भाई? भगवती सूत्र में महावीर जैन आपको पता होगा, तो महावीर के जीवन पर कुछ प्रभाव डाला गया है, और इन 12 अंगों में प्रत्येक का उपांग भी है, और इन पर अनेक भाष्य भी लिखे गए हैं जो निरुक्ति, चूर्णी, टीका ये सब कहलाते हैं, ठीक है। भगवती सूत्र पर कई सारे ग्रंथ और भी लिखे गए हैं जो इनमें खास करके कहा जाता है कि ये भगवती सूत्र की निरुक्ति है या चूर्णी है या टीका बोलते हैं। तो भगवती सूत्र में खास करके 16 महाजनपदों का भी विवरण आपको मिलेगा, तो ये महावीर के बारे में जानकारी देता है, तो ये है भगवती सूत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, पूर्व मध्यकाल के प्रमुख जैन ग्रंथों के नाम लिखिए। तो पूर्व मध्यकाल में खास करके जो जैन ग्रंथ हैं उनके नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो लगभग 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक में रचित जैन कथा शेषों और पुराणों जैसे हरिभद्र सूरि 705 से 775 ईस्वी द्वारा रचित, खास करके हरिभद्र सूरि ने लिखा था समरादित्य कथा, धूर्ताख्यान और कथाकोश, तो ये सब हरिभद्र सूरि की रचना है। इसके अलावा उद्योतन सूरि है, ये 778 ईस्वी के आसपास के एक प्रकार से लेखक हैं। इन्होंने लिखा कुवलय माला, इससे भी जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों, ये सब जैन ग्रंथ हैं जिसके बारे में पूर्व मध्यकाल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा सिद्ध ऋषि सूरि 605 ईस्वी के आसपास के बारे में वो रचना लिखते हैं, मतलब इसी समय। उपमिति भव प्रपंच कथा, ठीक है। जिनेश्वर सूरि, इनकी रचित एक प्रकार से कथा कोश प्रकरण, ये बड़ी फेमस है एक प्रकार से, जिसके बारे में 9वीं शताब्दी ईस्वी में जिनसेन द्वारा रचित आदि पुराण, गुणभद्र ने उत्तर पुराण लिखा। तो इन सभी से तत्कालीन भारतीय समाज की सामाजिक और धार्मिक दशा की जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और ख़ास करके जब बीए में आप पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपसे पूछ सकता है कि पूर्व मध्यकाल के प्रमुख जैन ग्रंथों के नाम लिखिए, तो इनमें से 3-4 ग्रंथों के नाम अगर आपको ध्यान है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर पुराण की रचना किसने करी, तो आप बताएंगे गुणभद्र ने करी। आपसे पूछ सकता है कि आदि पुराण किसने लिखा, तो आप बताएंगे जिनसेन ने लिखा। आपसे पूछ सकता है कि कुवलय माला के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे कि भाई उसके रचनाकार उद्योतन सूरि हैं, 778 ईसा पूर्व मतलब ईस्वी के आसपास की रचना है ये। तो इस प्रकार से कई सारे प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आपका बन सकता है और लिखित परीक्षा में तो आप आसानी से लिख ही पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, त्रिपिटक में किसका वर्णन है? तो सुत्त पिटक या त्रिपिटक की बात की जाए, सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक की बात की जाए, त्रिपिटक मतलब जो है उसमें 3 पिटक हैं, जैसे कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम जो है अभिधम पिटक। ओके, तो सुत्त पिटक में जो महात्मा बुद्ध जी हैं, भगवान बुद्ध, उनके धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बात की जाए तो बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख है, और अभिधम पिटक की बात की है तो इसमें बौद्ध दर्शन यानी जो विचार है, उस विचार या एक प्रकार से जो फिलासफी है बौद्ध धर्म की, उसको बताया गया है। त्रिपिटक में ईसा
से पूर्व की शताब्दियों में भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। और तीनों पिटकों की भाषा जो है आप देखिएगा तो पाली भाषा में ये पिटक की रचना हुई है। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो त्रिपिटक एक प्रकार से ये है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीन एक प्रकार से पिटक हैं जो कि त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। त्रि माने तीन, पिटक माने सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में, विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियमों के बारे में और सुत्त पिटक में बुद्ध के जो धार्मिक विचार है उस विचारों के बारे में एक प्रकार से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कालिदास कौन था? बताएं कालिदास कौन थे भाई? तो कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से एक रत्न थे और कालिदास भारत ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य की अनुपम विभूति हैं। संस्कृत के अद्वितीय नाटककार और कवि माने जाते हैं कालिदास, और हैं भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कालिदास के लिखे हुए 7 ग्रंथ माने जाते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में तमाम सारे प्रश्न पूछ सकता है कि कालिदास किस राजा के यहाँ रहते थे या किसके नवरत्नों में से एक थे, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किस भाषा में लिखे थे, तो आप बताएंगे संस्कृत भाषा के लेखक हैं और कवि हैं, नाटककार हैं। ठीक है, और 7 ग्रंथ इनके कौन कौन से? तो इसमें ध्यान रखिए, कुमार संभव या कुमार संभवम, रघुवंश या रघुवंशम महाकाव्य है ये, अभिज्ञान शकुंतलम सबसे फेमस रचना, विक्रमोर्वशीयम भी बड़ी ज़बरदस्त रचना है, और मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है, मेघदूत बड़ी फेमस रचना है, ऋतु संहार यानी ये गीति काव्य है। तो एक प्रकार से कालिदास की 7 रचनाएं हैं जो कि प्राप्त होती हैं और प्रमाणिक है। इसके अलावा कालिदास के और भी अन्य ग्रंथ बतलाए जाते हैं। रामायण तथा महाभारत से महाकाव्य की जिस काव्य परंपरा का प्रारंभ हो चुका था, कालिदास की लेखनी ने उसे चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। और रघुवंश में रघु की दिग्विजयों का, रघु राजा राम, आपको पता होगा भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी का नाम था दशरथ, उनके पिताजी का नाम था अज और उनके पिताजी का नाम था रघु। तो रघु वही है, तो उन्हीं के दिग्विजयों के बारे में बताया गया है। और इस काव्य के रघुवंशम में, इस काव्य के द्वारा कालिदास ने भारत की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक एकता का आदर्श हमारे सामने रखा है और साथ ही साथ आदर्श राजा के लक्षण भी बतलाए हैं इन्होंने। कालिदास के अन्य ग्रंथों का भी ऐतिहासिक महत्व है अपने अपने स्थान पर। रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और खास करके अभिज्ञान शकुंतलम का अपना अच्छा महत्व है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है विशाख दत्त के बारे में बताइए, क्या जानते हैं आप? विशाख दत्त, तो विशाख दत्त भी गुप्त काल के साहित्यकार थे और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नाटक है, इस नाटक की रचना करी थी। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि विशाख दत्त का नाटक कौन सा है, तो आप बताएंगे मुद्रा राक्षस। या प्रश्न पूछता है कि मुद्रा राक्षस किसका नाटक है, तो आप बताएंगे विशाख दत्त का। गुप्त काल के साहित्यकार हैं। चाणक्य ने जिस प्रकार नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बैठाया था, प्रतिष्ठित किया था, धनानंद का सारा शासन समाप्त किया था, उसका इस नाटक में सुंदर चित्रण है। यानी जो कथा एक प्रकार से आपको मिलती चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की और घनानंद के बीच संघर्षों की, उस कथा के बारे में इस नाटक में बढ़िया तरीके से आपको जानकारी मिलेगी मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त ने देवी चंद्रगुप्त नाटक भी लिखा है और जिसके आधार पर इतिहासकारों ने रामगुप्त की कहानी भी बनाई है विशाख दत्त के इसी नाटक यानी देवी चंद्रगुप्त नाटक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 7वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है फाहियान कौन था? तो फाहियान जो था एक चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था और एक बौद्ध भिक्षु था फाहियान, और इसने 399 ईस्वी में भारत के लिए प्रस्थान किया था, मतलब भारत के लिए, मतलब भारत को आया था। धर्म की पुस्तकों की खोज तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए भारत आया था और फाहियान ने अपना संपूर्ण समय बौद्ध पुस्तकों का अध्ययन करने में बिता दिया और पूरी यात्रा में लगभग 15 साल इसको लगे थे, जिसमें से 6 साल इसने भारत में बिताया। तो एक प्रकार से ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ये पूछता है कि फाहियान भारत कब आया था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में ये भारत आया था। ओके, कब आया था? 399 ईस्वी के आसपास आया था। कितने वर्ष रहा यहाँ, मतलब कितने वर्ष? तो 6 वर्ष भारत में यात्रा करी और बाकी एक प्रकार से लगभग आप देखिएगा 9 वर्ष अलग देशों की यात्राएं करी और जो बौद्ध धर्म है उसकी ग्रंथों का अध्ययन किया खूब अच्छे तरीके से और एक प्रकार से बस उसी की खोज और बीन में लगा रहा। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां नंबर प्रश्न देखिएगा। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछेगा, आप आसानी से बता पाएंगे अगर इस वीडियो को आपने देखा होगा।
अगला क्वेश्चन से कादम्बरी का क्या महत्व है। कादम्बरी जो है एक ग्रंथ है, एक काव्य ग्रंथ है। तो कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है, बात ध्यान रखिएगा। बाणभट्ट एक प्रकार से हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि माने जाते हैं और हर्षचरित की रचना भी इन्होंने लिखी है बाणभट्ट ने। ओके, और कादम्बरी रचना भी लिखी है इन्होंने, काव्य ग्रंथ है। किंतु इस ग्रंथ में उस समय के धार्मिक तथा सामाजिक जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। कादम्बरी की कथा श्रृंगार रस प्रधान और जटिल कथा है। इस ग्रंथ की पूरी कथा एक तोते द्वारा कहलाई गई है और पुंडरीक कथा का उपनायक है। कादम्बरी तथा महाश्वेता क्रमशः नायक और नायिका है इस नाटक की या इस काव्य ग्रंथ की। तो कादम्बरी नाटक में कादम्बरी जो है वो नायिका है, महाश्वेता जो है ये उपनायिका है, ठीक है। और कथा राजा शूद्रक की राज्यसभा से प्रारंभ होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कादम्बरी जो एक प्रकार से बाणभट्ट की रचना, इसके बारे में कुछ बातें बताई हमने। अगला क्वेश्चन से आपका 9वां नंबर प्रश्न है, युआन चांग का क्या महत्व है। युआन चांग जो है ये हर्ष के समय में एक प्रकार से चीनी यात्री युआन चांग भारत आया था। युआन चांग बौद्ध धर्म के अध्ययन, धार्मिक ग्रंथों की खोज तथा बौद्ध तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए खास करके 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में उसने शिक्षा प्राप्त करी थी। युआन चांग ने हर्ष की विजयों, राज्य विस्तार और सामाजिक जीवन, कला तथा साहित्य के विषय में विस्तार से लिखा है। वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी का प्रमुख साधन युआन चांग जो है, यानी जिसको आप ह्वेन सांग भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, तो वही है युआन चांग का विवरण, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 10वां नंबर। प्रश्न है कि प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य का क्या महत्व है। तो प्राचीन काल के इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। ऐतिहासिक तथा धार्मिक दोनों प्रकार के साहित्य से इतिहास की जानकारी होती है। ऐतिहासिक साहित्य खास करके उसमें रामायण आ गया, आपका महाभारत है, पुराण, ये सब मुख्य रूप से हैं। और इसके अलावा हर्षचरित, विक्रमांक देवचरित, हम्मीर काव्य, राज तरंगड़ी कल्हड़ की, ठीक है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध होती है इन सभी ग्रंथों से। धार्मिक साहित्य में वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य ये आते हैं, ठीक है। तो प्राचीन कालीन इतिहास की जानकारी के लिए साहित्य का बड़ा महत्व है और इन्हीं सभी ग्रंथों के माध्यम से हमको प्राचीन काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आपका है 11 नंबर, देखिएगा। प्रश्न, बाणभट्ट कौन था। तो बाणभट्ट जो था ये हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था और इसने हर्षचरित यानी कि हर्षचरित की रचना लिखी थी, कादम्बरी रचना लिखी और चंडी शतक। तो ये 3 रचनाएं एक प्रकार से, या 3 ग्रंथ इसके बड़े फेमस हैं। हर्षचरित में पुष्पभूति वंश से प्रारंभ होकर के विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों में राजश्री की प्राप्ति तक हर्षवर्धन के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजश्री जो बहन थी किसकी, हर्षवर्धन की बहन थी। राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये 3 एक प्रकार से, राजश्री जो है बहन है राजवर्धन और हर्षवर्धन की। राजवर्धन बड़ा भाई है हर्षवर्धन का और हर्षवर्धन एक प्रकार से प्रतापी शासक है, हिंदू सम्राट है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12 नंबर प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको कि एक ही वीडियो के माध्यम से आप तमाम प्रकार के प्रश्नों को जानने का प्रयास कर रहे हैं और आराम से बढ़िया वीडियो देख करके आप पेपर देने जाइएगा। एक भी प्रश्न आपका इधर उधर नहीं होगा। बस आपको अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा होनी तो मेरे द्वारा जो बताया गया मॉडल पेपर है ऑब्जेक्टिव वाला 2022 का, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें सारे प्रश्न हमने बताए हैं और बाकी अगर नहीं भी देखेंगे, अगर इसी वीडियो को आपने पूरा बढ़िया से देख लिया तो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न अगर आप इसी में से बनाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे। अगला प्रश्न, शूद्रक कौन था। तो शूद्रक जो था ये गुप्त काल के महान नाटककार थे शूद्रक और संभवतः 4वीं शताब्दी ईस्वी में ये हुए थे। मृक्ष कटिक नामक नाटक लिखा इन्होंने। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछ सकता है कि मृक्ष कटिक नाटक किसने लिखा, तो आप बताएंगे शूद्रक ने लिखा। संस्कृत साहित्य में यह एक अत्यंत रोचक नाटक माना जाता है मृक्ष कटिक, और इससे उस युग के भारतीय नगरों के जीवन पर अच्छा प्रकाश पड़ता है, खास करके मृक्ष कटिक नाटक से, ठीक है। नगर शोभा के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। 13वां क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत यात्रा वृत्तांत में किसका वर्णन है। तो भारत यात्रा वृत्तांत की बात की जाए तो भारत यात्रा वृत्तांत के लेखक चीनी यात्री ह्वेन सांग यानी युआन चांग जिसको कहते हैं वही ये माना जाता है और हर्षवर्धन के समय काल में भारत आया था और इसने भारत के, तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता कि ह्वेन सांग भारत कब आया था, तो आप बताएंगे कि ये एक प्रकार से हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, ठीक है। और भारत यात्रा वृत्तांत इसने लिखा, ओके। और इसने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया।
इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई। तो आपसे पूछेगा कि कौन सा चीनी यात्री है जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा पाई या ग्रहण करी, तो बताएंगे ह्वेन-सांग या युआन चांग। और इसने जो भारत यात्रा वृत्तांत लिखा ग्रंथ, उसमें इसने हर्षकालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के संबंध में अच्छी जानकारी दी। और ख़ास करके इसका वर्णन प्रमाणिक और सजीव भी मान सकते हो आप, चूँकि एक प्रकार से ये विदेशी लेखक है तो कुछ बढ़ा चढ़ा करके लिखने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करेगा। जो इसको मतलब यथार्थ का जो सजीव चित्रण है उस प्रकार से करने का प्रयास किया है युआन चांग ने, यानी ह्वेन-सांग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 14 नंबर प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का परिचय दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता ही आता है। तो अर्थशास्त्र यानी बात की जाए, अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा था। और ख़ास करके अर्थशास्त्र ये राजनीति शास्त्र से रिलेटेड ग्रंथ है, इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे कौटिल्य। ठीक है, और किस विषय से संबंधित है अर्थशास्त्र? राजनीति से। ओके, तो अर्थशास्त्र राजनीति का अनुपम ग्रंथ है। यह मौर्यों के काल के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में 16 भाग हैं, 180 उपभाग हैं अर्थशास्त्र में, और लगभग 6000 श्लोक हैं। और यह कानून और शासन की अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्यकालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस ग्रंथ में राज्य के कर्तव्य के बारे में, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा के बारे में, मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होगी और उनकी पदच्युति यानी उनको हटाया कैसे जाएगा, युद्ध शैली कैसी होगी, किस राजा की मतलब राजा कैसे युद्ध करेगा, सेनापति का क्या कर्म होगा, मौर्यकालीन गुप्तचर विभाग के संगठन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है कौटिल्य के। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 15वां नंबर प्रश्न है, स्थापत्य की बेसल शैली क्या है? बेसल शैली क्या है भाई स्थापत्य की? तो उत्तर भारत के मंदिरों की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और उनकी कला की शैली नागर शैली कहलाती है। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो एक प्रकार से नागर शैली में बने हुए मंदिर हैं, और जो दक्षिण भारत के मंदिर हैं वो एक प्रकार से द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। तो द्रविड़ शैली की कुछ विशेषताओं को और नागर शैली की कुछ विशेषताओं को अगर एक में मिला दें यानी मिक्सचर कर दें, मिक्स कर दें, तो बनती है आपकी बेसल शैली, या जिसको आप बेसर शैली भी बोलते हैं। बेसर माने होता है मिक्सचर। ठीक है, जैसे कि घोड़ा और गधा का मिक्सचर प्रजाति कौन होता है? खच्चर। आपको पता होगा घोड़ा और गधा के एक प्रकार से क्या हो बनते हैं? घोड़ा और गधा एक प्रकार से मिल करके अगर दोनों को मिला दें तो एक प्रकार से क्या बनता है? खच्चर उत्पन्न होता है घोड़ा और गधे से। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा ऐसे इसी प्रकार से जो द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के मंदिर बनाने की है और उत्तर भारत के मंदिर बनाने की शैली है नागर शैली। तो दोनों शैलियों को अगर मिला देंगे तो बेसर, बेसर माने होता है मिक्सचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नहीं मिला। तो एक प्रकार से यही है, दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ता है और इसी को हम बेसर शैली बोलते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों के एक प्रकार से चीज़ें हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 16वां नंबर प्रश्न है, 16 महाजनपद मतलब कि महाजनपद काल क्या था बताएं? तो लगभग 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक के युग को भारतीय इतिहास में जनपद या महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है। कब से कब तक? तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये 500 वर्ष का जो इतिहास है इसको हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। संपूर्ण देश में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जनपदों का जाल फैल गया था। एक प्रकार से जनपद राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन की इकाई बन गए थे। ठीक है, इस समय तो ये महाजनपद काल था। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, बौद्ध काल के महाजनपदों के नाम लिखिए। यानी जो महाजनपद थे वो कितने महाजनपद थे बौद्ध काल में? तो बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय, उस अंगुत्तर निकाय में बौद्धकालीन प्रमुख महाजनपदों का वर्णन किया गया है। और भारत में खास करके बौद्ध काल में 16 प्रमुख महाजनपद थे जो कि उत्तर भारत में अपनी सर्वोच्च सत्ता के लिए प्रयत्नशील थे। अब उनमें नाम आता है 16 महाजनपदों का लिखने के लिए आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला नाम क्या है भाई? अंग महाजनपद जो है पहला महाजनपद, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पाँचवा है बज्जी, छठवां है मल्ल, सातवां है चेदी, आठवां है वत्स, नौवां है कुरु, 10वां है पंचाल, 11वां है मत्स्य, 12वां है सूरसेन, 13वां है अस्मक, 14वां है अवंती,
15वां है गंधार, 6वां है कंबोज। तो एक प्रकार से ये 16 महाजनपद है, 16वां। ठीक है, तो अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, असमक, अवंती, गंधार और कंबोज। ये 16 महाजनपद हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए और याद करना पड़ेगा। तो आपको लगभग और लगभग 2 नंबर का प्रश्न या लगभग 10 नंबर का जो या 15 नंबर का जो एक प्रकार से लिखित प्रश्न आता है उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और अगर एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव की बात किए तो लगभग 2-3 नंबर का आपको महाजनपदों से प्रश्न पूछा आता है। इन महाजनपदों की राजधानी को भी याद कर लीजिएगा। हर महाजनपद की आप राजधानी सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको हर महाजनपद की राजधानी आपको मिल जाएगी और आसानी से आप लोग जो है महाजनपद की राजधानियों को याद कर लीजिएगा। बहुत ही फेमस चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रकार से माना जाता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंगुत्तर निकाय में तो मिलता ही है, ये एक प्रकार से बौद्ध साहित्य है अंगुत्तर निकाय, इसमें षोडश महाजनपद के बारे में। लेकिन अंगुत्तर निकाय के अलावा एक जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बुद्ध के समय 10 गणतंत्रों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया प्रश्न था तो इसीलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका। अब एक एक महाजनपद के बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पर मिलती चलेगी और मैं आगे बढ़ता हुआ चलूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, कौशल महाजनपद कहाँ स्थित था? तो आधुनिक जो अवध का क्षेत्र है यानी अयोध्या, फैज़ाबाद, गोंडा, ये सब जो पड़ता है क्षेत्र आपका सुल्तानपुर के इधर वाला, तो इसमें एक प्रकार से अवध का क्षेत्र यही शामिल था। ये बस्ती, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती, बहराइच, ये बलरामपुर, ये सब शामिल था। ठीक है, तो इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल साम्राज्य सरयू नदी धारा 2 भागों में विभाजित करती है। एक तो उत्तरी कौशल यानी कि सरयू नदी के इस पार यानी जो गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, ठीक है, ये सब एरिया पड़ता, तो ये सब आपका उत्तरी कौशल। दक्षिणी कौशल में या सरयू नदी के उस पार यानी जो फैज़ाबाद है और सुल्तानपुर, टांडा, अम्बेडकर नगर, ये सब पड़ता, ये सब। ठीक है, तो उत्तर भाग की राजधानी श्रावस्ती थी और दक्षिण भाग की राजधानी कुशावती थी। ठीक है, तो एक प्रकार से ये कौशल महाजनपद के बारे में जानकारी। अगला प्रश्न आपका, अवंती महाजनपद की स्थिति बताइए। तो अवंती महाजनपद की बात किया तो यह मालवा में था अवंती, और इसके 2 भाग थे। एक उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी या उज्जैन जिसको बोलते थे, एक दूसरा दक्षिणी जो अवंती थी इसकी राजधानी महिष्मती या माहेश्वर थी। महिष्मती आपको पता होगा, महिष्मती बाहुबली मूवी देखे हैं आप, तो उसमें महिष्मती साम्राज्य बताता, तो वही माहेश्वर महिष्मती, तो एक प्रकार से अच्छा उसी टाइप का ही है। तो अवंती महाजनपद की यही स्थिति, ये दोनों नगर आज भी विद्यमान है। विंध्याचल पर्वत अवंती राज्य को 2 भागों में विभाजित करता है और वही एक प्रकार से अवंती महाजनपद की एरिया रही। अगला प्रश्न है, महासेन चंड प्रदोत्य कौन था? तो अवंती का सबसे प्रसिद्ध शासक महासेन चंड प्रदोत्य ही था, और प्रदोत्य जो था वो अत्यंत पराक्रमी था, धूर्त भी था, क्रूर शासक भी माना जाता है। और इसने अवंती के पार्श्ववर्ती प्रदेशों को जीत करके अपने अधीन कर लिया था सभी को। मथुरा के सूरसेन नरेश से उसने अपना विवाह मतलब वैवाहिक संबंध भी स्थापित करके उससे मित्रता कर ली थी। सूरसेन नरेश से उसकी घर में शादी कर ली थी। ठीक है, महासेन चंड प्रदोत अवंती महाजनपद का शासक था। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों में किस प्रकार की शासन प्रणाली थी? तो महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन प्रणाली थी, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वश में राजतंत्रात्मक शासन था। तो आपसे पूछेगा कि राजतंत्रात्मक शासन किस किस महाजनपद में था? तो अंग, मगध, काशी, कौशल और वश में यहाँ पर राजा होते थे, राजतंत्रात्मक शासन था। जबकि कुरु, पंचाल, बज्जी, कंबोज, मल्ल, इन सभी में गणतंत्रीय व्यवस्था थी, शासन प्रणाली थी। ठीक है, गणतंत्र की व्यवस्था थी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वो राजा बनेगा। इस प्रकार से यानी गणतंत्र, जैसे भारत देश आज है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं, जो राष्ट्र का मुखिया है तो उसका लड़का नहीं कि राष्ट्रपति, उसका भी चुनाव होगा। अगला क्वेश्चन से, गणराज्य का अर्थ क्या है? तो भारतीय मतलब प्राचीन भारत में गणराज्य उन राज्यों को कहा जाता था जिसमें कोई वंश परंपरागत राजा ना था, और इन राज्यों में राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित थी। यानी जैसे कि आज भारत में गणतंत्र क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति नहीं बनता है। तो वैसे आपको बता दूं कि जहां पर गणतंत्र व्यवस्था थी यानी बज्जी, कंबोज, कुरु, पंचाल, मल्ल, इन सभी
में, तो यहाँ सब राजा का लड़का राजा नहीं बनता था, ठीक है। यहाँ पर गणतंत्रीय व्यवस्था थी, रिपब्लिक स्टेट था। जबकि बात की जाए एक प्रकार से अंग, मगध, काशी, कौशल, वत्स की, तो यहाँ पर राजा का लड़का राजा हुआ करता था, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। 23 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, लिच्छवी लोगों की विशेषताएं लिखिए। तो लिच्छवी लोग अपने संगठन, श्रेष्ठ शिक्षा, विद्या, कला और सामाजिक संस्कारों, धार्मिक समारोहों व कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। वे प्राकृतिक सौंदर्य के प्रेमी थे और अपनी वेशभूषा, आभूषण, साज सज्जा आदि की ओर विशेष अभिरुचि रखते थे लिच्छवी लोग, और युद्ध प्रिय माने जाते हैं, वीर सेनानी हुआ करते थे। और इनका शासन प्रजातंत्रात्मक था, लोकतंत्र या प्रजातंत्रात्मक शासन जो था वो लिच्छवी लोगों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 24 नंबर, लिच्छवी गणराज्य कहाँ पर स्थित था भाई, बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो लिच्छवी जो गणराज्य है ये उत्तरी बिहार में था, और लिच्छवी जो है खास करके इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु एक प्रकार से क्षत्रिय वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं, और कहा जाता है कि परशुराम जी, जब परशुराम जयंती भी अभी आप देखिएगा कल ही थी, तो परशुराम जी जब क्षत्रियों का विनाश कर रहे थे तो इक्ष्वाकु जो थे वो एक प्रकार से बच गए थे किसी कारण, मतलब कि छुप गए थे घर में, ठीक है। तो स्त्री के पीछे, तो खास करके स्त्रियों पर कोई वार नहीं करता, तो इसलिए इक्ष्वाकु बच गए थे, और इक्ष्वाकु से ही क्षत्रिय कुल परंपरा का एक प्रकार से प्रवर्तन फिर से शुरू हुआ। और इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रियों में जो भगवान श्री मतलब सूर्य वंश के जो क्षत्रिय हैं वो इक्ष्वाकु वंश के ही क्षत्रिय, यानी इक्ष्वाकु वंश के जो क्षत्रिय हैं या जो ठाकुर हैं वो राजा राम जी के जो वंशज हैं वही इक्ष्वाकु के ही वंश में जन्म हुआ है, रग का, अज का, ठीक है, इन सभी का, हरिश्चंद्र का, इन सभी का। तो लिच्छवी इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे। ये अपने सरल, सादे और पवित्र जीवन के लिए प्रसिद्ध थे इक्ष्वाकु, और इनका गणराज्य विस्तृत तथा शक्तिशाली था। वैशाली जो अत्यंत प्रख्यात, महान और वैभवशाली विस्तृत नगर था, लिच्छवियों की राजधानी थी वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 25 नंबर प्रश्न है, गणराज्यों की शासन व्यवस्था कैसी थी, बताएं। तो गणराज्यों में गणराज्य का एक अधिपति होता था जिसे गणपति या गणश्रेष्ठ कहा जाता था, और उसे राजा भी कहा जाता था। गणपति को शासन कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। परिषा या गणराज्य की मुख्य संस्था होती थी परिषा। परिषा की बैठक जो होती थी संस्थागार मतलब कि संस्थागार नामक भवन में हुआ करती थी। गणराज्य प्रांतों, जिलों और तहसीलों और गाँव में बटा हुआ था, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये लिच्छवी गणराज्य में अगर बात की, इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय थे, तो इक्ष्वाकु जो थे वो बहुत प्राचीन शासक हैं, मतलब राजा राम जी के पूर्वज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उन्हीं के वंश के क्षत्रिय जो हैं वो लिच्छवी में एक प्रकार से थे, मतलब उन्हीं के वंश के, सूर्य वंश के क्षत्रिय, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही, नहीं तो आप थोड़ा सा भ्रम में आ जाए कि उस समय के इतिहास के बारे में सर जी पढ़ा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपका उन्हीं के वंश के थे, वंश माने एक प्रकार से जैसे कि वो बहुत पुराने पूर्वज थे उनके, तो उन्हीं के वंश परंपरा के थे। अगला प्रश्न आपका है, वैशाली नगर के विषय में आप क्या जानते हैं, बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वैशाली नगर के विषय में लिखिए। तो आधुनिक मुजफ्फरपुर जिले का बासाड़ नामक ग्राम जो गंडक नदी पड़ती है उसी के तट पर बसा हुआ है वैशाली, खास करके बसाड़ जो गांव है, प्राचीन वैशाली का अवशेष है एक प्रकार से बसाड़। और यह नगर विशाल राजप्रसादों, सार्वजनिक भवनों, चैत्य विहार, विशाल नगर कोटों, सिंह द्वारों, इस सभी के लिए प्रसिद्ध था। और उस समय वैशाली में बड़े बड़े योद्धा, धर्माचार्य, तपस्वी, दिग्गज, विद्वान ये सब निवास किया करते थे। और जिसमें महाली, महानाम सिंह, सेनापति, भद्देकर, सच्चक, ये सब महान पुरुष जो हैं ये एक प्रकार से वैशाली नगर से ही एक प्रकार से आए हैं, यानी कि जो एक प्रकार से गंडक नदी के तट पर स्थित था बासाड़ नामक ग्राम, वहीं से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, वत्स गणराज्य कहाँ पर स्थित था। तो वत्स गणराज्य की बात की तो इसकी राजधानी क्या थी भाई, कौशाम्बी वत्स गणराज्य की राजधानी थी। और आधुनिक प्रयाग से लगभग 38 मील की दूरी पर एक प्रकार से कौशाम्बी संस्कृति और व्यापार का प्रसिद्ध नगर था, क्योंकि यह नगर उस व्यापारिक मार्ग पर था जो विदिशा और उज्जैन होते हुए दक्षिण भारत को आता था। तो ये वत्स गणराज्य जो है इसकी राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 28 नंबर प्रश्न है, शाक्य गणराज्य कहाँ पर स्थित था। तो शाक्य गणराज्य की अगर बात की जाए तो यह राज्य नेपाल की सीमा पर हिमालय की जो तराई वाला एरिया पड़ता है, हिमालय से पर्वत से थोड़ा सा नीचे, मतलब उसका तराई जो क्षेत्र है उसी में था। और यहाँ के शाक्य लोग इक्ष्वाकु अथवा सूर्यवंश के क्षत्रिय थे शाक्य गणराज्य के, और इनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। और इस गणराज्य में शाक्यों ने लगभग 80,000 परिवार शाक्यों के थे, और यह गणराज्य अत्यंत प्रगतिशील गणराज्य माना जाता है शाक्य। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है एग्जाम में आपके,
कि संस्थागार क्या होता था, जहाँ पर सभाएं वगैरह हुआ करती थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संस्थागार जो होता था ये प्रत्येक गणराज्य की एक व्यवस्थापिका सभा होती थी जिसे संस्थागार कहते थे। राज्य के मूल कुलीन परिवारों के और संभवतः अन्य वर्गों के प्रतिनिधिगण जो होते थे संस्थागार के सदस्य हुआ करते थे, और इन सदस्यों को राजा और उनके पुत्रों को उपराजा की उपाधि दी जाती थी। तो एक प्रकार से ये संस्थागार के सदस्य हुआ करते, तो संस्थागार ये एक संस्था हुआ करती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर, गणराज्यों के पतन के प्रमुख कारण क्या थे। गणराज्यों का पतन क्यों हुआ, तो इसके प्रमुख कारण क्या थे भाई। तो गणराज्यों के पतन के प्रमुख रूप से निम्न कारण थे। पहला तो पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष था गणराज्यों के बीच में आपस में। दूसरा, सदस्यों में एकता और संगठन का अभाव था गणराज्य के अंदर। और गुप्त सम्राटों की साम्राज्यवादी नीति भी कहीं ना कहीं पे गणराज्यों के पतन का एक कारण बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 31 नंबर प्रश्न देखेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसका वर्णन है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य की शासन विधि का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है। और 15 भाग में बटा हुआ है, 180 उपभाग है, 6000 श्लोक है, और राजनीति, प्रशासन तथा वैधानिक विषयों पर एक अनुपम ग्रंथ माना जाता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 32 नंबर प्रश्न है। इंडिका पुस्तक के विषय में आप क्या जानते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इंडिका नामक ग्रंथ को लिखा था मेगास्थनीज ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपसे पूछेगा मेगास्थनीज की रचना कौन सी। तो इंडिका या इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज। बहुत समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था मेगास्थनीज, और भारत में रह करके इसने जो कुछ देखा और सुना वह इसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, और यह पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। और खास करके मेगास्थनीज जो था यूनान का था, और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था किससे, जो एक प्रकार से अलेक्जेंडर यानी जो सिकंदर था, सिकंदर जब आया था यहाँ पर भारत में, तो एक प्रकार से वापस लौट गया था, भारत में विजय नहीं प्राप्त कर पाया था। तो उसका सेनापति था, तो वो फिर से दोबारा लौट करके युद्ध के लिए आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो उन्होंने उसको पराजित किया था। तो उसी की पुत्री थी, एक प्रकार से हेलेना नाम था उनका, तो उसी से विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का। और चाणक्य जी ने एक प्रकार से इसमें विवाह के लिए प्रेरित किया था कि भाई विवाह कर लोगे तो दोबारा से भी फिर वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे हमारे, चूंकि वो संबंधी बन जाएंगे फिर। तो एक प्रकार से विवाह एक प्रकार से कर लिया था हेलेना से, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। तो सिकंदर का सेनापति था, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ पा रहा है, आप लोगों को शायद ध्यान होगा, मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो उसका सेनापति का नाम क्या था, बताइए सभी लोग फटाफट से। चले तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो इंडिका पुस्तक जो है एक प्रकार से मेगास्थनीज ने लिखा था, तो उसी ने भेजा था, जो है सिकंदर के जो सेनापति था उसी ने भेजा था एक दूत को, राजदूत को, कि भाई यहाँ पर जाओ, हमारी पुत्री है, तो उसका हाल खबर ले आओ और वहाँ पर जा करके रहो। राजदूत के रूप में वो आया था यहाँ पर। ठीक है। वो तो वही था मेगास्थनीज। तो ये एक प्रकार से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 33 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र का शासन प्रबंध किस प्रकार का था। तो पाटलिपुत्र के लिए 30 अध्यक्षों का एक आयोग था, और इस आयोग को 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में बांटा गया था, और हर समिति के पास अलग अलग काम थे, और ये समितियां जो थीं वो अग्रलिखित थी, यानी एक प्रकार से आगे लिखी हुई हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगा। समितियाँ कौन कौन सी थी भाई, वो देखते हैं। तो सबसे पहली समिति थी व्यापार और उद्योग समिति, दूसरी थी विदेश समिति, तीसरी थी जनगणना समिति, चौथी थी क्रय विक्रय से रिलेटेड समिति, और नियंत्रण समिति एक थी कंट्रोल वाली, और छठवीं थी कर संपत्ति जो है समिति। तो एक प्रकार से पाटलिपुत्र के लिए खास करके अगर देखा जाए तो 30 अध्यक्षों का एक आयोग था ये, और 5-5 सदस्यों की 6 समितियां एक प्रकार से बटी थी, जो कि एक प्रकार से पाटलिपुत्र पर शासन करती थी। विदेश समिति, जनगणना समिति, व्यापार एवं उद्योग समिति, नियंत्रण समिति, क्रय विक्रय समिति और कर समिति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, देखिएगा। प्रश्न है, अशोक के स्तंभ कैसे थे और कहाँ मिलते हैं। तो अशोक के स्तंभों की बात की जाए तो ये स्तंभ लगभग 16 मीटर ऊंचे और वज़न में लगभग 80 टन के होते थे, और एक ही पत्थर को काट करके बनाए जाते थे जो अशोक के स्तंभ होते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये। और अशोक के ऐसे स्तंभ जो है आप देखिएगा सारनाथ वाराणसी में आपको मिलेगा, सांची में आपको मिलेगा, रोमनदेही अभिलेख आप देखिएगा या स्तंभ लेख देखेंगे, लौरैया नंदनगढ़ का अभिलेख आप देखिएगा, रामपुरवा अभिलेख आप देखेंगे। ठीक है, स्तंभ लेख। इसके अलावा कौशाम्बी का, प्रयाग का, दिल्ली का, इन सभी स्थानों पर
अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो आपको मिलते हैं, अशोक के स्तंभ मिलते हैं और 16 मीटर ऊंचे हुआ करते थे और 80 टन वजन हुआ करता था इनका, और एक ही पत्थर को काट करके अशोक के स्तंभ बनाए जाते थे। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है 35 नंबर, देखिएगा, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा बताएं। तो कलिंग युद्ध के भीषण हत्याकांड का अशोक के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह राज्य विस्तार की नीति को त्याग देगा अशोक, और भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। युद्ध के स्थान पर वह सबसे मैत्री रखेगा। तो अशोक एक प्रकार से कलिंग युद्ध के बाद से अशोक जो है एक प्रकार से एकदम से युद्ध से विरक्त हो गया और उसने भीषण नरसंहार देखा। तो उसको लगा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाना है, तो क्यों इतना ज़्यादा दुनिया भर का टीम टाम करना, लड़ाई झगड़ा करना, हमने कितने लोगों को जो निरपराध थे उनको मार दिया। तो इस प्रकार से उसका मन बदलता है और वह एक प्रकार से युद्ध से फिर मुंह मोड़ लेता है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का क्या परिणाम हुआ। तो युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध सदैव के लिए बंद कर दिया और धर्म प्रचार के काम में लग गया। इसने सैनिक शक्ति मतलब कमज़ोर हो गई थी इसकी, और सेना में उदासीनता और आक्रमणता फैल गई थी। निठल्ली सेना का मनोबल गिर गया था, रण कौशल भी कम हो गया था। अहिंसा और सेवा के आदर्शों पर कोई साम्राज्य नहीं चलाया जा सकता। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मतलब अहिंसा है परमो धर्मा, लेकिन अहिंसा के द्वारा अगर आप सोचेंगे, अगर मोदी जी सोचे कि हरदम हम अहिंसा का ही पाठ लोगों को बताएं, हिंसात्मक चीज़ें ना करें, तो क्या होगा कि भाई जब तक थोड़ा सा इधर उधर ये नहीं होगा प्रयोग प्रयोग जो होते हैं तो फिर दिक्कत होगी। तो इससे क्या होता है, कोई ये इस मतलब हेलीकॉप्टर या फिर वो आ गया, ये मिसाइल आ गई, वो बन गया, तो इससे क्या होता है कि जो पड़ोसी देश होते हैं या फिर अगल बगल के जो भारत पर हमला करने की सोच रहे होते हैं, ज़मीन कब्जा करने की, उनको डर महसूस होता है और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो टिट फॉर टैट की नीति एक प्रकार से बड़ी ज़बरदस्त नीति होती है, तो इसको होना भी चाहिए। आगे बढ़ते तो एक प्रकार से ये थी। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने क्या घोषणा करी थी। तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने घोषणा करी थी कि कलिंग युद्ध में जितने व्यक्ति मारे गए हैं या फिर बंदी बना लिए गए हैं जितने व्यक्ति, उनके शतांश या सहस्त्रांश का भी यदि वैसा ही भाग्य रहा तो सम्राट के लिए ग्लानि की बात होगी, और इसके अतिरिक्त यदि कोई क्षति पहुंचाएगा तो जहां तक संभव हो सकता है सम्राट उसे भी सहन नहीं करेगा। और अब सम्राट के विचार में वास्तविक विजय जो है वो धर्म विजय की थी, अतः भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष की गूंज सुनाई देगी और दिग्विजय के स्थान पर दुर्ग विजय का प्रयत्न किया जाएगा। ये एक प्रकार से अशोक ने घोषणा करी थी। ठीक है, ये बात ध्यान, कलिंग युद्ध के बाद में। अगला प्रश्न आप देखिएगा 38 नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो था ये आराकोसिया के क्षत्रप सिर्विट्रियस के साथ रहता था, और वहाँ से वह सेल्यूकस निकेटर उसका नाम था, जो इसका एक प्रकार सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर के द्वारा अपना राजदूत बना करके चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में पाटलिपुत्र भेजा गया था। यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर, मतलब सेल्यूकस का रूट मतलब कि सेल्यूकस निकेटर यूनान के एक प्रकार से वो शासक थे और उन्हीं का राजदूत था वो मेगास्थनीज, जो कि इंडिका पुस्तक के लेखक है और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त की विजय के पश्चात भारत आया था और वह बहुत समय तक चंद्रगुप्त की सभा में रहा, और भारत में रह करके उसने जो कुछ देखा और जो कुछ सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा, जो कि एक प्रकार से इतिहास के बारे में जानकारी भी देती उस समय के। अगला प्रश्न आपका 39 नंबर, कौटिल्य कौन था। तो कौटिल्य, चाणक्य तथा विष्णुगुप्त, ये तीन व्यक्ति नहीं हैं, ये एक ही व्यक्ति का नाम है। कौटिल्य भी कहा जाता है इनको, चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं का नाम है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो इन तीन नामों से विख्यात हैं, ज़्यादा नाम इसका कौटिल्य और चाणक्य विख्यात है, विष्णुगुप्त कम लोग जानते हैं, लेकिन विष्णुगुप्त इनका नाम था, फिर चाणक्य, फिर कौटिल्य। ठीक है, तो तीन नाम इनके बड़े फेमस हैं। चाणक्य के वंश तथा प्रारंभिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी बहुत कम है, और कहा भी जाता है कि वह तक्षशिला के पास रहने वाला ब्राह्मण था, और तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति का प्राध्यापक भी एक प्रकार से थे चाणक्य जी। और फिर वहीं से आप देखिएगा किस प्रकार से घनानंद का जो संपूर्ण साम्राज्य था उसको एकदम से, नंद वंश को एकदम से समाप्त कर दिया, और एक प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य एक बालक था उसको उठाया, और कहाँ से उठा करके और शासन पर बैठाना एक प्रकार से ये और किसी के बस की बात नहीं थी, जितना एक प्रकार से योग्य और कुशल व्यक्ति चाणक्य थे। मुझे नहीं लगता कि इतिहास में इतनी इनके जैसा कोई विद्वान व्यक्ति रहा होगा चाणक्य जैसा।
हर मामले में विद्वान थे। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर है, अशोक की धर्म नीति कैसी थी? तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है। ये पहले हिंदू धर्म का ही था, सनातन धर्म का ही था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपनाता है। किंतु उसकी धार्मिक नीति में सहिष्णुता थी। वह संसार की सभी जातियों और धर्मों में समन्वय करना चाहता था। वो ऐसा नहीं कि बौद्ध धर्म को अपना लिया तो सनातन धर्म का विरोध किया, सनातन धर्म को भी मानता था, बौद्ध धर्म को भी अपनाया, मतलब जैन धर्म की भी एक प्रकार से इज्जत करता था अशोक। इसीलिए तो महान बोला जाता है अशोक को, क्योंकि वो सभी धर्मों में आस्था रखता था, सभी धर्मों को बराबर देखता था। मतलब किसी धर्म की बुराई अच्छाई सभी, मतलब अच्छाइयों को देखता था, सभी धर्मों की बुराइयों पर एक प्रकार से प्रहार भी करता था। तो कहीं ना कहीं पे अशोक जो है, इसकी धार्मिक नीति जो थी वो सभी धर्म को समन्वय करने की थी। और अपने 12वें शिलालेख में उसने सब धर्मों की पारस्परिक सहिष्णुता और श्रद्धा पर विशेष बल दिया है। अशोक ने जिन सिद्धांतों और आदर्शों का देश विदेश में प्रचार किया वे किसी धर्म विशेष के सिद्धांत नहीं थे, बल्कि सर्व धर्म समन्वय के सिद्धांत थे, जो कि एक प्रकार संसार में उसने फैलाया। और कहीं ना कहीं पे वो किसी एक धर्म का अनुयायी उसको हम नहीं कह सकते, क्योंकि कई धर्म के विचार उस पर आप देख सकते हैं, उसके विचारों में कई धर्म की छाप आपको दिखाई पड़ेगी। अगला प्रश्न 41 नंबर आप प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन होता था बताएं उस समय? तो इस पद पर कौटिल्य था उस समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, या एक प्रकार से आप देखते हैं मौर्य वंश में, आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री कौन होता था? तो प्रधानमंत्री के पद पर कौन था उस समय? कौटिल्य जी थे। ओके, और राज्य का प्रधान और पुरोहित दोनों ही वो थे। और वास्तव में दोनों पद उनके कार्य अलग अलग थे। प्रधानमंत्री और पुरोहित का कार्य वैदेशिक नीति में गुप्तचरों और निरीक्षकों की नियुक्ति करना हुआ, राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों की परीक्षा करने में सम्राट को परामर्श देना था। तो ये तमाम प्रकार के कार्य थे जो कि चाणक्य किया करते थे। और शिक्षा की व्यवस्था भी चाणक्य ही किया करते थे। और प्रशासन के सभी विभागों पर नियंत्रण भी रखना ये प्रधानमंत्री का कार्य ही होता था। तो उस समय प्रधानमंत्री के पद पर चाणक्य थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से ये प्रधानमंत्री का काम किया किसने? चाणक्य जी ने। और एक प्रकार से जब तक एक प्रकार से वो थे, मजाल नहीं थी कोई शासक जो है इन पर आक्रमण कर दे, और जो आक्रमण करता था उसको पराजित कर देते थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 42 नंबर प्रश्न है, समाहर्ता की क्या भूमिका थी बताएं? समाहर्ता क्या होता था उस समय? तो आधुनिक प्रशासन में उसे हम राजस्व मंत्री, यानी जिसको आज हम राजस्व मंत्री बोलते हैं, कर वगैरह वसूली वाला, तो उसी को पहले समाहर्ता बोलते थे, ठीक है। और इसका कार्य राजकीय करों को एकत्र करना, यानी इकट्ठा करना हुआ करता था। साम्राज्य के जनपद, मतलब साम्राज्य के जनपद इसके अधीन होते थे। इसकी सहायता के लिए विभाग के अन्य अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रजा की संपत्ति और करों से प्राप्त आय और व्यय का पूरा हिसाब जो होता था ये समाहर्ता ही रखा करता था, जिस प्रकार से आज राजस्व मंत्री जो है वो रखता है। तो एक प्रकार से ये राजस्व मंत्री की जो आधुनिक व्यवस्था है ये समाहर्ता की व्यवस्था ही थी पहले, ठीक है, उसी को समाहर्ता बोलते थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मौर्य प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मौर्य प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी भाई? तो संपूर्ण साम्राज्य जो था वो अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था, और प्रांतों के शासक जो थे वो कुमार कहलाते थे, यानी कुमार कहा जाता था जो प्रांत, यानी जैसे कि एक राज्य है ये, तो कई भागों में इसको बांट दिया गया था, ठीक है। तो एक प्रकार से ये एक प्रांत है, ये प्रांत है, ये प्रांत है, ये प्रांत है। तो यहाँ पर भी एक एक मुखिया होते थे, यानी जिनको कुमार बोला जाता था, ठीक है। प्रांतों के जो शासक हुआ करते थे उनको मुखिया बोलते थे, मतलब उनको कुमार बोलते थे। और वे राजा के वंश के ही हुआ करते थे, जो कुमार बनाए जाते थे वो राज के वंश के, मतलब जैसे कि ज्येष्ठ पुत्र जो होते थे वही शासक बनते थे ना। तो एक प्रकार से बाकी भी पुत्र हुआ करते थे पहले राजा के, तो उन्हीं सभी को एक प्रांत उनको दे दिया गया, एक प्रांत उनको दे दिया गया, इस प्रकार से वो शासन किया करते थे, ठीक है। प्रांतीय शासकों पर केंद्रीय सरकार का कठोर नियंत्रण रहता था कि ताकि कोई एक प्रकार से कोई जो कुमार है वो कुछ एक प्रकार से विद्रोह ना कर सके, कोई रणनीति ना बना सके राजा के विरुद्ध। तो इसीलिए राजा का कठोर नियंत्रण जो होता था वो इन सभी पर हुआ करता था, कुमारों पर। नगरों के प्रबंध के लिए 30 अध्यक्षों का एक आयोग भी बनाया गया था, जिसको 6 समितियों में बांटा गया था। गांव में स्वायत्त शासी व्यवस्था थी, मतलब कि खुद ही शासन हुआ करता था। और राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था उस समय, यानी कि जो देश या राजा जो पैसा पाता था, यानी खर्चा चलता था देश के,
तो वो किससे चलता था भाई? उसका जो मुख्य एक प्रकार से जो था राज्य का आय का स्रोत वो था भूमि का कर, यानी खेतों पर जो किसान लोग या फिर जो लोग जमींदार लोग जो खेती किया करवाते थे या करते थे, तो उनसे जो कर मिलता था उसी कर से एक प्रकार से राज्य चलता था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये व्यवस्था थी मौर्य प्रशासन की। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर प्रश्न है, अशोक के 2 लघु शिलालेखों की विषय वस्तु क्या है, बताएं। तो पहले लेख से अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश पड़ता है। जो उनका पहला लेख है अशोक का, उससे खास करके इसका जो पर्सनल लाइफ है, व्यक्तिगत जीवन था अशोक का, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और दूसरे जो एक प्रकार से जो इनके शिलालेख हैं उनसे खास करके इसके धर्म के सारांश के बारे में जानकारी मिलती है, यानी धर्म के बारे में। और इसमें से दूसरा लेख जो है सिद्धपुर का लेख है, जितिक रामेश्वर लेख है, ब्रह्मगिरी में पाया जाता है एक प्रकार से। दूसरा रूपनाथ जबलपुर, मतलब पहला लेख जो है वो यानी जिससे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी मिलती है वो सिद्धपुर का लेख में, जितिक रामेश्वर लेख में, ब्रह्मगिरी के लेख में मिलता है। और जो दूसरा जो लेख है एक प्रकार से जिससे धर्म के बारे में जानकारी देता है ये, वो रूपनाथ अभिलेख है, जैसे कि जबलपुर में जो है, हंसराज है बिहार आरा जिला में पड़ता है, बैराट ने जयपुर के निकट पड़ता है। तो इन सभी से उसके धर्म संबंधी जानकारी मिलती है। तो एक प्रकार से ये अशोक के 2 लघु शिलालेखों की विषय वस्तु आप इस प्रकार से बता सकते हैं, एक में उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में और दूसरे में उनके धर्म संबंधी जो नीतियाँ रही हैं, जो विचार रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 45 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, सारनाथ के स्तंभ में क्या प्रदर्शित किया गया है। तो सारनाथ स्तंभ में शीर्ष के नीचे गोल चौकी पर हाथी, बैल और सिंह और घोड़े की सजीव आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। जो सारनाथ का स्तंभ लेख है, जो एक प्रकार से आप देखते हैं अशोक की लाड बोलते हैं, अशोक का जो भारत चिन्ह है स्तंभ वही है। ठीक है, और ये चारों ओर दौड़ते हुए अंकित किए गए हैं, मतलब कि एक तरफ हाथी, मतलब एक ओर हाथी का मुंह है, एक तरफ बैल, एक तरफ सिंह, एक तरफ घोड़ा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये चारों पशु चारों दिशाओं के प्रतीक के रूप में आंके गए हैं। और इन चारों पशुओं के बीच बीच में 4 धर्म जो है चक्र अंकित हैं, जो कि बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन के खास करके प्रतीक माने जाते हैं। इन चारों पशुओं और धर्म चक्रों के ऊपर शीर्ष पर 4 सिंह जो हैं वो सजीव आकृतियां हैं और चारों की पीठ जो है सटी हुई है और चारों के मुख जो है अलग अलग दिशाओं की है। एक का मुख उत्तर दिशा की ओर है, एक दक्षिण दिशा में है, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है। ठीक है, तो एक प्रकार से इस प्रकार से इसे अशोक स्तंभ है ये। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखते हैं जो सिंह बना रहते हैं ऊपर, तो एक इधर सिंह का मुँह है, एक इधर है और एक इधर का मुंह है और एक उधर का मुंह है। ठीक है, तो एक प्रकार से चारों की एक प्रकार सिंह का जो मुंह है वो चारों दिशाओं की ओर है और एक प्रकार से चौकी पर हाथी, बैल, सिंह और घोड़े हैं, ये भी चारों दिशाओं की ओर देखते हैं। चारों की पीठ जो है बाघों की सटी हुई है और चारों के मुख जो है अलग अलग दिशाओं की ओर है। कला मार्गज्ञों का विचार है कि यह स्तंभ भारतीय शिल्प में सर्वश्रेष्ठ है और इसीलिए एक प्रकार से भारत का एक प्रकार से इसका राष्ट्रीय प्रतीक भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 46 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी। तो सातवाहन वंश के बारे में अगर बात की जाए तो सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सातवाहन वंश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सातवाहन वंश की स्थापना किसने करी थी, बताएंगे सभी लोग भाई। सातवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश। ठीक है, बताएं। तो खास करके जो सातवाहन वंश है इसके बारे में आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। सातवाहन वंश की अगर बात की है तो पुराणों में बताया गया सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था भाई, सिमुक था। और भारत में मौर्यों के खास करके स्वदेशी उत्तराधिकारी शुंग और कण्व होते। जब मौर्य वंश का शासन समाप्त होता है उसके बाद में शुंग वंश और कण्व वंश का उदय होता है और दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के स्वदेशी उत्तराधिकारी जो हुए वो सातवाहन वंश के हुए लोग। ठीक है, यानी मौर्यों के बाद में आपको पता होगा कि कण्व वंश और जो शुंग वंश है ये उत्तर एक प्रकार से राज्यों में एक प्रकार से और मध्य मतलब दक्कन में और मध्य भारत में आप देखिएगा सातवाहन शासकों का एक प्रकार से बोलबाला हुआ। तो खास करके यही है सातवाहन वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पुराणों के अनुसार अगर बात की तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, तो सातवाहन वंश का संस्थापक जो था वो सिमुक था, जिससे सिंधुक या सिप्रक या सिसुक के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में कहा गया है कि आंध्र जातीय सिमुक यानी सिंधुक
कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके शुंगों की अवशिष्ट शक्ति को समाप्त करके पृथ्वी पर शासन करेगा। तो एक प्रकार से ये बताया गया है कहाँ पर भाई, ये आंध्र जातीय सिमु के सिंधु कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके शुंगों का अपशिष्ट शक्ति को समाप्त कर पृथ्वी पर शासन करेगा, ऐसा लिखा है वायु पुराण में। ठीक है, तो एक प्रकार से चीज़ें बताई गई, समझ में आ रही चीज़ें। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जो सातवाहन वंश के शासक हुआ करते थे, इनकी बात की जाए तो इनके शासन में आप देखिएगा सातवाहन में खास करके इसके काल में भूमिदान का प्रथम साक्ष्य जो है वो खास करके आप देखिएगा जो है नागनिका का नाना घाट अभिलेख है वहाँ से मिलता है। और यहाँ पर आप देखिएगा माता के नाम पर आगे का नाम होता है, जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी वल्लभी श्री वल्लभ श्री, या एक प्रकार से आप देखिएगा मतलब सातकर्णी या गौतमी पुत्र, इसी प्रकार से माता जी का नाम आगे लगा करके बोलते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न, शुंग कौन थे भाई? तो हर्षचरित जो रचना है बाणभट्ट की उसमें शुंगों को अनार्य बताया गया है कि मतलब ये आर्य नहीं थे, अनार्य थे। और हरप्रसाद शास्त्री शुंगों को पारसी धर्म का बताते हैं। और दिव्य अवदान ग्रंथ जो है इसमें शुंगों को मौर्य भरद्वाज गोत्रीय कहा गया है। मालविकाग्नि मित्रम की अगर बात की जाए तो इसमें शुंगों को ब्राह्मण बतलाया गया। तो एक प्रकार से ये शुंगों के बारे में कई प्रकार की जानकारी मिलती है हमको, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। शुंग में एक प्रकार शुंग की बात की जाए तो खास करके मौर्यों की तरह ही शुंग थे, ओके, बात ध्यान रखिएगा। और कई मत हैं इनको लेकर के। और पुष्यमित्र शुंग जो है खास करके शुंग वंश का संस्थापक था, सेनापति था। और अयोध्याभिलेख, मत्स्य पुराण, मालविकाग्नि मित्र और हर्षचरित में खास करके उसके लिए सेनापति शब्द का प्रयोग होता है पुष्यमित्र शुंग के लिए। बड़ा फेमस शासक था पुष्यमित्र शुंग। और ख़ास करके 185 ईसा पूर्व से लेकर के आप देखिएगा 149 ईसा पूर्व तक शासन रहा पुष्यमित्र शुंग का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और कई प्रकार का यमन आक्रमण हुए इसके समय काल में। नागेंद्र नाथ घोष का मानना है कि भारत पर 2 यमन आक्रमण हुए थे। प्रथम पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में के प्रारंभिक दिनों में हुआ था, जिसका नेता डेमेट्रियस था। और द्वितीय जो एक प्रकार से आक्रमण हुआ था यवनों का, वो उसके शासन के अंतिम दिनों में हुआ था। और उसकी मृत्यु के तत्काल बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में हुआ था। और जिसका नेता मिनेंटर था, जब एक प्रकार से उसने एक प्रकार से आक्रमण किया था। ओके, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ। और बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग जो है सेनापति था, तो इसने क्या किया, बृहद्रथ की हत्या कर दी। और बृहद्रथ की हत्या करके 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना करी थी। और भारतीय इतिहास में यह वंश शुंग वंश कहलाता है। तो मौर्य वंश के बाद में क्या है आपका, शुंग वंश। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। पुष्यमित्र शुंग ने एक प्रकार से उसको मार करके खुद गद्दी पर बैठ गया। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 49 नंबर प्रश्न देखिएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, बताइएगा सभी लोग। तो हाथी गुम्फा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि खारबेल जो था वो महान विजेता था। और इसीलिए उसने मगध और दक्षिण भारत में अनेक विजयें भी प्राप्त करी थी। उसकी विजयों से भयभीत होकर के यूनानी शासक मथुरा भाग गया था। हाथी गुम्फा अभिलेख में कहीं भी राजा खारबेल की पराजय का वर्णन नहीं मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वह हमेशा विजयी रहा खारबेल। तो ये एक प्रकार से खारबेल के बारे में जानकारी देने वाला एक प्रकार से अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। क्लियर, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के बाद में कौन शासक बना था भाई? तो वो उसके बाद में उसका लड़का बना था। ठीक है, कौन बना था? उसका लड़का। 148 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है पुष्यमित्र की, तो उसके बाद में खास करके उसका लड़का बनता है अग्निमित्र जो है शासक बनता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, और 8 साल तक अग्निमित्र शासन करता है। अग्निमित्र के बाद में उसका पुत्र था वसुमित्र, उसने 10 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। और वसुमित्र के नेतृत्व में ही पुष्यमित्र ने यज्ञ का घोड़ा भी छोड़ा था। और वसुमित्र के काल की प्रमुख घटना यवन आक्रमण का सामना करना। और इसके पश्चात हमें शुंग वंश के 9वें शासक भागवत की जानकारी मिलती है। तो एक प्रकार से जानकारी भी अभाव है, और ख़ास करके जो जानकारी मिली है उसके आधार पर ये सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 50वां नंबर प्रश्न है, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यज्ञश्री सातकर्णी ये सातवाहन वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था या राजा था। और इसने शकों को पुनः पराजित करने के उपरांत पश्चिमी भारत के कुछ भाग तथा नर्मदा घाटी पर अपना अधिकार स्थापित किया। और इसने पूर्वी तथा पश्चिमी दक्कन पर शासन किया था। गुजरात, काठियावाड़, मालवा, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश में उसकी मुद्राएं प्राप्त होती थीं।
यज्ञश्री ने 27 वर्षों तक शासन किया और सातवाहन वंश का अंतिम शासक था कौन? यज्ञश्री। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी। समझ में आ रहा चीज़ें? तो एक प्रकार से सातवाहन वंश के बारे में ये जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है सातवाहनों के बारे में। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल चले। अगला प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न है, सातवाहन वंश का पतन कैसे हुआ बताइए। तो यज्ञश्री सातकर्णी की मृत्यु के बाद में सातवाहन साम्राज्य के विघटन की शुरुआत जो है वो हो चुकी थी। पुराणों में यज्ञश्री के पश्चात शासन करने वाले विजय, चंद्रश्री, चतुर्थ पुलमावी, इन सभी का उल्लेख मिलता है। और इन राजाओं में कोई योग्य शासक नहीं था जो कि साम्राज्य को विघटन से रोक सकता। और तीसरी शताब्दी तक आते आते सातवाहन साम्राज्य जो था वो छिन्न भिन्न हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से सातवाहन वंश का समापन यहीं पर हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 52 नंबर प्रश्न। आप देखिएगा, प्रश्न है वसुदेव कौन था। तो ईसा से लगभग 72 वर्ष पूर्व शुंग वंश के अंतिम शासक जो था देवभूति, उसका वध करके उसका मंत्री वसुदेव जो था ये मगध राज्य के सिंहासन पर आसीन होता है। और उसने कणव वंश की स्थापना करी थी। कणव जो थे वो ब्राह्मण थे और वसुदेव ने केवल 9 वर्षों तक शासन किया था। ठीक है, तो वसुदेव जो था एक प्रकार से उसने किसकी हत्या करी थी? वसुदेव ने एक प्रकार से शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उनका वध कर दिया, उनकी हत्या कर दी। और एक प्रकार से उनका मंत्री था वसुदेव और ये मगध के सिंहासन बैठता है। तो एक प्रकार से ये देवभूति का वध करके जो शुंग वंश के अंतिम शासक थे, तो शुंग वंश के बाद में फिर कणव वंश का जो एक प्रकार से उदय हुआ वो वसुदेव ने ही उदय किया और 9 वर्षों तक वसुदेव ने शासन किया। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 53 नंबर प्रश्न है, खारबेल का धर्म क्या था? फटाफट से आप बताइएगा। तो खारबेल जो था धर्म जैन धर्म अवलंबी था और उसने उदयगिरि की पहाड़ी पर जैन भिक्षुओं के लिए निवास गृह बनाया था इसने, खारबेल ने। और उसने जैनियों के लिए एक विशाल सभा भवन का निर्माण भी करवाया था। खारबेल ने जैन भिक्षुओं की एक संगति का भी आयोजन किया था और उसने जैन ग्रंथों का भी संकलन करवाया था। तो ये खारबेल के कुछ धर्म के बारे में कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। जैन धर्म को मानता था ये और जैन धर्म को लेकर के काम भी किया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 54 नंबर प्रश्न है कि शुंग वंश के इतिहास की जानकारी किन से मिलती, किन किन रचनाओं से मिलती है। तो शुंग वंश के इतिहास का ज्ञान हमको पुराणों से मिलता है। हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना, इससे मिलता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछेगा बाणभट्ट की रचना कौन सी है। यह हर्षचरित किसकी रचना? तो बाणभट्ट की। महाभाष्य जो पतंजलि की एक प्रकार से महाभाष्य है उससे जानकारी मिलती है। मालविकाग्र मित्रम जो कालिदास की रचना उससे जानकारी मिलती है शुंग वंश के इतिहास के बारे में। तारानाथ का जो वृत्तांत है उससे जानकारी मिलती है। जैन विद्वान थे केसवली, उनके विवरण से प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा स्रोत सूत्र यानी बौधायन जो ग्रंथ है उससे मिलती है। मनुस्मृति और दिव्यावदान, इन सभी ग्रंथों से हमको खास करके शुंग वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अयोध्या अभिलेख में भी शुंग वंश का पर्याप्त प्रकाश अयोध्या अभिलेख में भी मिलता है। तो एक प्रकार से ये शुंग वंश के बारे में कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दिया एक प्रकार से। तो अब एक प्रकार से जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा वो इसका पार्ट 2 जिसको मैं बोलूँगा, तो पार्ट 2 इसका जो आएगा, ठीक है, PART यानी पार्ट 2, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्योंकि पार्ट 2 में बहुत सारे प्रश्न अभी बचे हुए हैं। लगभग जितने प्रश्न हमने चर्चा करी इससे अधिक प्रश्न आपके बचे हुए हैं अभी, तो उनको मैं चर्चा कर दूंगा, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर मैं पुष्यमित शुंग के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है, ताकि आपका 55 क्वेश्चन हो जाए। उसके अंदर 56 नंबर प्रश्न से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल मतलब कल क्या, जब अगली वीडियो आएगी। तो पुष्यमित शुंग किस प्रकार का पुष्यमित शुंग किस प्रकार का शासक था भाई? तो पुष्यमित शुंग जो है बड़ा ही योग्य और प्रतापी शासक था और इसने विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया वरन विदेशी आक्रमणों से भी भारत की रक्षा करी। और वह एक कुशल शासक, महत्वाकांक्षी सेनापति, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ, वह केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था वरन साहित्य और कला का भी प्रेमी था पुष्यमित शुंग। और उसी के काल में आप देखिएगा मनुस्मृति और पतंजलि की जो महाभाष्य है इन सभी की रचना हुई।
पुष्यमित्र के काल में ही आप देखिएगा पाणिनि ने व्याकरण का जो ग्रंथ है सबसे बड़ा अष्टाध्यायी, उसकी रचना पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही करी। और उसके ही काल में ही सांची का स्तूप, भरहुत का, बोधगया का, इन सभी स्तूपों का विस्तार हुआ। और बेस नगर का गरुड़ स्तंभ जो है ये शुंगकालीन कला जो है इसका अद्भुत नमूना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है, खास करके शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग संस्थापक है, सबसे महान शासक है। ठीक है, 185 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और सेनापति था, उसने मार दिया। ठीक है, और अपने राजा को उसके अंदर गद्दी पर बैठा और 149 ईस्वी तक शासन किया, ये बात ध्यान रखिएगा। और शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय और विकास हुआ, वसुदेव विष्णु की उपासना आरंभ हुई। ठीक है, और ख़ास करके तो कई प्रकार की चीज़ें हैं। वासुदेव ने शुंग वंश के पश्चात एक प्रकार से 72 ईसा पूर्व के बाद में कण्व वंश की स्थापना करता है। फिर बाद में चीज़ें होती हैं और कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को हटा करके सिमुक ने भारत में सातवाहन वंश की स्थापना करी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था वो खास करके सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ओके, तांबा, कांसा और सीसा के सिक्के भी सातवाहन काल में आप देखिएगा मिलते हैं। ओके, तो एक प्रकार से अच्छा, अयोध्या के राज्यपाल धनदेव के अयोध्या लेख से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करे थे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें तो ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने आपको बताई। चलिए फिर मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। हम आपके साथ इसी प्रकार से बने रहेंगे, बहुत सारे प्रश्नों के साथ आप यहाँ पर देख पाइएगा। बहुत सारे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इसी प्रकार से आते रहेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी चीज़ें बची हुई हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को मतलब इस वीडियो को, जो अगली वीडियो आएगी उसको देखना मत भूलिएगा। पार्ट 2 के नाम से वह वीडियो आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से उसमें हम बाकी की चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए 100 से अधिक प्रश्नों को इसमें समाहित करने का प्रयास किया गया है। लगभग यहाँ पर देखिएगा 116 प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। 55 प्रश्न आपके हो चुके हैं, बाकी के प्रश्न जो हैं आपके बचे हुए हैं। 116 प्रश्न हैं, इनमें 55 आपका हो चुका, 6 में से 5 गए, आपका बचेगा 1। और यहाँ पर आपका बच रहा है आपका 11 में से 5 गए 6, यानी 61 प्रश्न आपके और बच रहे हैं, जिसके बारे में हमको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करनी है। और ही जोश और ही तीव्रता के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आपको एक प्रकार से और भी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगा। निश्चित तौर पर आज की वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी और अच्छे तरीके से आपने चीज़ों को जानकारी आपके दिमाग में बैठी होगी। ये एक प्रकार से फिर से आप देख लीजिएगा, जो महाजनपद है यहाँ से प्रश्न आता, तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा। अंग महाजनपद मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, ठीक है, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती और गंधार और तथा कंबोज, ये सारे एक प्रकार से क्या है, महाजनपद है। कौन कौन से? अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये एक प्रकार से बौद्ध काल के अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपद हैं, जो एक प्रकार 16 महाजनपद जिनके बारे में बताया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न था जो मैंने आपको बता दिया। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्रेम हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।